नमस्कार दोस्तों, बुक एम्पायर क्वीन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब खास आपके लिए ही लिखी गई है, आपको ये जानकारी देने के लिए कि आपके सबकॉन्शियस दिमाग में इतनी ताकत है जितना आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी जादुई ताकत से आपको वाकिफ़ कराना ही इस किताब का मकसद है ताकि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। चैप्टर 1, आपके अंदर एक खजाना मौजूद है। एक 75 साल की विधवा ने हमारे लेखक को खत लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके अपना घर बसाना चाहती है और खुश रहना चाहती है। उसने वही किया जैसा लेखक ने उसे करने को बोला था। वे औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती थी कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत ही प्यार करती है। और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मिस्ट से मिली और उनसे प्यार कर बैठी। आज दोनों शादीशुदा हैं और खुश हैं। आपके अंदर असल में एक पूरी सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख गए तो क्या ही बात है। आप जब किसी टेस्ट से पहले खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप यह नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते। मगर कभी भी ऐसा मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दें, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहिए, विश्वास रखें और उम्मीद भी। और फिर आप देखेंगे कि आपने अपने सबकॉन्शियस ही आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। चैप्टर 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक बूढ़ी औरत को यह यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, मगर उसने अपने दिमाग को यह यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि वह खुद को यकीन दिलाती रहती कि उसकी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब यह उसका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं छोटी से छोटी चीज़ वे आपके सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती है। हालांकि यह समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग अलग लेवल हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं, करते हैं, उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। उदाहरण के लिए, हिप्नोसिस के पीछे सिर्फ एक वजह यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है, और फिर आपसे जो कहा जाता है उसे आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के उसे मानने लगता है। फिर आप चाहे सही या गलत जो भी विचार रखते हैं उसे यह बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कष्टी के खुद ही मालिक हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है, तो सोच समझ कर चुने, अच्छा चुने और अपनी खुशियाँ चुने। चैप्टर 3, आपके सबकॉन्शियस माइंड के काम करने की जादुई ताकत। एक स्कॉच सर्जन डॉक्टर जेम्स एसिडले ने कुल 400 ऑपरेशन किए। तब तक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट को बेहोश कर सके। तो उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया? अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया देकर वे उन्हें पूरी तरह यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन। उनके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे। उनका मॉर्टेलिटी रेट यानी पेशेंट को जो मारने का रेट भी बहुत कम था, सिर्फ 2 या 3% ही। अपने मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले वह उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटिक करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सब कुछ कंट्रोल करता है। आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन, आपके थॉट्स। एक बार आप इसकी ताकत समझ लेते हैं तो इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपका डिस्ट्रक्टिव इमोशंस होते हैं जिसे आप अपने दिमाग से निकालना बेहद ज़रूरी होता है, वरना आपकी बॉडी में अल्सर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइटी या मेंटल इलनेस जैसे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर रखें, क्योंकि वही फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोएं उससे पहले मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें, खुद से कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में। पॉजिटिव विचार को आने दें, अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहें और फिर इसके मिरेकल्स क्या होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। चैप्टर 4 और 5, मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी उसे जीभ का लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया और उसने उसकी ज़बान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि ये एक बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई थी और वह उसे हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से यह यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी है और फिर वे लोग सच में उसी बीमारी के सिम्टम्स दिखाने लगते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड कहीं हुई बातों पर यकीन करने लगता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वे उसे तरीके से भी एक्ट करने लगता है। ये अपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज के सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाया जाता है तो वह ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमारी का शिकार ही नहीं था। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आप सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को याद रखें। ना जाने आपके जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका मिस ना करें। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ़ हैं, मगर इसमें से बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करना जानते ही नहीं हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इसकी ताकत से कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जाने कि आपको क्या चीज़ हील करती है और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई एक प्लान बनाएं, उसे काम करता हुआ देखें, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। और आखिरी बात ये कि प्रे करें और अपनी दुआओं पर यकीन रखें। चैप्टर 6, मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक। जब गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक प्लान था। इस प्लान में पहली बार स्ट्रेस और स्ट्रेन्स की बात कही गई थी जो ब्रिज पर पड़ सकता था। तब उन्होंने एक मजबूती पूरी तरह से आइडियल ब्रिज के बारे में सोचा और उसे प्रैक्टिकली टेस्ट किया। ये सारे स्टेप्स ऑर्डर में किए गए और कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं अपनाया गया, वरना ब्रिज पूरी तरह नाकामयाब रहता। जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती हैं वे भी कुछ इसी तरह है। जो हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है। कुछ चीज़ें पहले होनी होती है तो कुछ बाद में। इनमें से पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस दूर कर पाएं। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और बुरी तरह खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादे से कहे मेरी बीमारी जा रही है, यह दूर हो रही है, तो घंटे भर बाद भी सच में वो ठीक महसूस करने लगेगी। दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रचकर ऐसा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, उसे हरदम ख्यालों में रखें। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर इसका वॉलपेपर लगाकर भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर ड्रीम बोर्ड बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं, या अपने सपने की फ़ोटो कार्डबोर्ड में लगाकर रखें
और रोज़ उसे देखें। आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक, जिसमें जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब होने लगते हैं, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई चीज़ हासिल करने में मदद मिलती है। इसलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन के लिए सोने से बिल्कुल पहले टाइम को सबसे बढ़िया रहता है। चैप्टर 7 सबकॉन्शियस माइंड की आदत लाइफ वर्ड है। लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवंस हर रात सोने से पहले कुछ ऐसा ही करते थे। वे सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थी, और इस तरह वह कहते थे कि उन्हें सबकॉन्शियस माइंड की डी पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह तैयार करके देती है, जिसे बाद में वे लिखते थे। उनकी इस बात से पता चलता है कि हमारी सबकॉन्शियस ताकत कितनी ज़बरदस्त होती है। ज़्यादातर बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पैदा होते हैं, यह बहुत आम बात है, मगर बीमार पड़ना और कमज़ोर होना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये लाइफ स्ट्रीम के खिलाफ है। सेल्फ प्रिजर्वेशन हम इंसानों की सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्टिव होती है। फ्रेडरिक एलिस एंड्रयूज एक ऐसा लड़का था जिसे पोट्स की बीमारी थी, जिसे स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। अपने बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो ठीक हो जाएगा, और उसके प्रेयर्स काम आई और वो सच में ठीक होकर एक तंदुरुस्त इंसान बन गया। सोने से पहले वो उसे स्लीपिंग टेक्निक मेथड का इस्तेमाल किया करता था, जिसके बारे में आपको पहले बताया गया था, और ये तरीका काम आया। हर 11 महीने में आपका शरीर खुद को रीन्यू करता है। हर 11 महीने में आपका शरीर खुद रीन्यू करता है। अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलिए, क्योंकि यह स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग बने, बिना किसी नेगेटिविटी के, हर एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहें, क्योंकि यह आपको आपकी बहुत सी बीमारियों का शिकार बनाती है। तो इनसे बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहें। चैप्टर 8 जो रिजल्ट आप चाहते हैं उन्हें कैसे पाया जाए। एक बार एक मकान मालिक था जो फर्नेस रिपेयरमैन से इस बात पर लड़ रहा था क्योंकि वो एक बॉयलर को ठीक करने के $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा कि यह बहुत ज़्यादा रकम है। इस पर रिपेयरमैन ने जवाब दिया कि वो मिसिंग पीस के सिर्फ $5 ही मांग रहा है, बाकी के $195 तो वो अपनी इस काम की नॉलेज होने की फीस ले रहा है। ठीक इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड में बहुत होशियार है, जिसके पास आपके शरीर, मन और आत्मा की हर तकलीफ और दुख दर्द करने के अनेक तरीके हैं। हमारे फेल होने का एक ज़रूरी वजह यह है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर इतना गहरा यकीन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उनके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं और यही वजह है उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसलिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखें बार बार। चैप्टर 9 और 10 अपने सबकॉन्शियस की पावर को पैसे और अपने अमीर होने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। लेखक का एक दोस्त सालाना $75,000 कमाता है, यानी लगभग 55 लाख रुपए। वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज पर गया था। उसने खूब पैसे उड़ाए, मज़े किए, और जब वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उनके कई साथी जो उनसे बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानते थे और इवन बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन वो सारे उनसे छोटे पोजीशन में ही रह गए थे और उनसे कम सैलरी लेते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सबका ना तो अपने सबकॉन्शियस की पावर के बारे में और ना तो कोई नॉलेज थी और ना ही कोई इंटरेस्ट, और इसलिए उनके कोई सपने बड़े भी नहीं थे। ऐसे लोग एक तरह से क्रिएटिविटी से भी कोसों दूर रहते हैं।
सच तो यह है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता है, सिर्फ सोचने भर से। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडिया सोचने होंगे, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो ये आपको अमीर बनने में मदद करेगा। इसे मोटिवेशन देते रहिए कि आप अमीर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आपका सबकॉन्शियस जो नए विचार आपको देगा उन पर काम करना शुरू कर दें। जो आप कहें उसे पूरी तरह यकीन करें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस तभी उन आइडिया को एक्सेप्ट करेगा जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में भी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। चैप्टर 13, 14 और 15, आपका सबकॉन्शियस और नींद, मैरिटल प्रॉब्लम्स और खुशियाँ। एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैं पर्सनली तब अपनाती हूँ जब अगले दिन मुझे कोई काम करना होता है और मुझे मन में ये डर रहता है कि टाइम पर उठ नहीं पाऊँगा, तो मैं दिमाग में सोचता रहता हूँ और ख़ुद को यकीन दिलाता हूँ कि सुबह मैं टाइम पर उठ जाऊँगा। मैं तब तक इसके बारे में सोचता रहता हूँ जब तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में यह बात पूरी तरह बैठ नहीं जाती, और फिर दूसरे दिन मैं एकदम टाइम पर भी उठता हूँ। और ये टेक्निक आजकल फेल नहीं हुई, आज तक फेल नहीं हुई, एक बार भी नहीं। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, इसमें आपको कोई अलार्म भी नहीं चाहिए। हालांकि मैं फिर भी अलार्म सेट करके रखता हूँ, मगर हमेशा अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ जाता हूँ, जिससे पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। गाइडेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ से या पैसे की मदद से नहीं होता, और ज़रूरी नहीं कि जब आप जागे हुए हो तभी आपको गाइडेंस मिल सकती है। कई बार आपके सपने भी आपको गाइडेंस देते हैं। अपने सबकॉन्शियस की पावर को कभी अनदेखा ना करें। इससे ना तो सिर्फ आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है, बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी। किसी के साथ ज़िंदगी भर का सफ़र निभाने के लिए आपका रिश्ता स्पिरिचुअल होना भी ज़रूरी है। जब आप किसी से मोहब्बत के बगैर सिर्फ पैसे, पोजीशन या अपने ईगो के लिए शादी करते हैं, तो ऐसा रिश्ता कभी सच्चा नहीं होता। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक टिक ही नहीं पाते। शादी का बंधन किसी भी चीज़ से ज़्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए, जहाँ दोनों पार्टनर के दिल एक साथ धड़कते हों, जहाँ वे एक होकर ज़िंदगी के सफ़र में कदम रख सकते हैं। आजकल लोगों का मानना है कि शादी हर प्रॉब्लम का जवाब है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। किसी को अपनाने से पहले आपको उसके लिए पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। अगर आप खुश नहीं हैं तो अपने पार्टनर को कैसे खुश रख पाएंगे? अपने पार्टनर से ये उम्मीद मत कीजिए कि वह आपको हर खुशी देगा। खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। अपने सबकॉन्शियस को यकीन दिलाएं कि आप अधूरे नहीं हैं, अपने आप में पूरे हैं। तभी आप किसी और से प्यार कर पाएंगे और शादी की जिम्मेदारियां उठा पाएंगे। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में गलतियों को दोहराना एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपके मन में नेगेटिव विचार भरे हुए हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इन्हीं नेगेटिव विचारों को अपना रहा है। अगर गलती हो गई है तो इसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाएं। अपने साथी और अपनी शादी में यकीन रखें ताकि आपका सबकॉन्शियस भी यकीन माने। हमेशा एक बात याद रखें कि शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियां आना बेहद आम बात है, और इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। जब आपको दांत में दर्द होता है तो क्या आप इंजीनियर के पास जाते हैं? नहीं ना। तो आपकी ज़िंदगी भी आपके दांत के दर्द से कम ज़रूरी मसला नहीं है। जब भी कोई परेशानी आए तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। अपने पार्टनर और एक्सपर्ट के अलावा किसी तीसरे के साथ कभी भी अपनी मैरिटल प्रॉब्लम डिस्कस ना करें। आपकी खुशियाँ सिर्फ आपके हाथ में हैं। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपकी शादी टूटने की कगार पर है, तो जानते हैं क्या होगा? एक दिन ये सच में टूट सकता है। क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके सबकॉन्शियस को भी यही यकीन होने लगता है। जब आप खुशियों की जगह नेगेटिव सोचेंगे तो खुशियाँ कहाँ से पाएंगे? अब सवाल है कि खुशियाँ कैसे चुनी जाएं। इसके लिए आपको रोज़ सुबह उठकर खुद से ही दोहराना होगा कि आपकी ज़िंदगी ऊपर वाले की दी हुई है और इसका कंट्रोल उसी के हाथ में है, और वो जो आपके लिए चुनेगा सबसे बढ़िया होगा। जो कुछ भी होगा एकदम बढ़िया होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। चैप्टर 16, 17, 18 और 19, आपका सबकॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते, माफ़ करना, मेंटल ब्लॉक्स और डर। सिगमंड फ्राइड, साइको एनालिसिस के ऑस्ट्रियन फाउंडर, कहते हैं कि जब किसी के अंदर प्यार नहीं होता है
तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। यही बात गुडविल, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी है, क्योंकि जब आपके दिल में नफरत पालते हैं तो आप अपनी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध लेते हैं। जितना हो सके सबका भला सोचिए और कोशिश करिए कि किसी को भी नुकसान ना पहुँचे। नफरत करने वाला इंसान का हाल वही है जो जहर पीता है और सोचता है कि उसे कुछ नहीं होगा। ये पागलपन है, क्यों है ना? तो आप क्यों दूसरों को धोखा देते हो, हर्ट करते हो, उन्हें दुख देते हो, जब आपको पता है कि ऐसा करने से आपके दिमाग में भी जहर भर जाएगा, आपका खुद का नुकसान होगा। लोगों को रेस्पेक्ट दो और उनसे हमेशा अच्छे से पेश आओ। जैसा आप खुद के लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों से करो। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है, औरों के में नहीं। जब आपको कोई तंग करने की कोशिश करता है तो यह आपके हाथ में है कि आप क्या रिएक्शन देंगे। दूसरों की हरकतों से आप क्या महसूस करते हैं यह भी सिर्फ आपके हाथ में है। जब आप चाहें उस बात से चिढ़कर पूरा दिन खराब कर लें या फिर उनकी बातों को इग्नोर करना सीख जाएं, उन्हें माफ़ करना सीख जाएं। लोगों को माफ़ करना दरअसल दिमाग के लिए नेगेटिव विचारों के खिलाफ एक एंटीडोट की तरह काम करता है। जब आप लोगों को माफ़ करते हैं तो आपकी आत्मा एक शांति और सुकून से भर जाती है, और एक तरह से लोगों को माफ़ करके आप लाइफ को पे बैक भी कर देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा आपको मौके देती है। जब कभी गलती से आपकी उंगली कट जाती है या पैर पर चोट लग जाती है तो आप सबकॉन्शियस में भी कुछ इस तरह आपको माफ़ करता है, उस चोट को हील करके। एक आदमी था जो दिन रात इतनी मेहनत करता था कि एक दिन उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उस आदमी ने कभी मुश्किल से ही अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया था। हमारे लेखक ने उनसे बात की। उसने उस आदमी को समझाया कि उसके ऐसा करने की वजह यही है कि उसे अपने बच्चों को वक्त ना देने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो एक तरह से खुद को सजा दे रहा था। उसे खुद को माफ़ करना सीखना होगा, तभी वह खुश रह पाएगा। हम इंसान आदत से लाचार होते हैं। बुरी आदत और अच्छी आदत के बीच सिर्फ एक चुनाव का फ़र्क होता है। आप क्या चुनते हैं आपकी मर्जी है। चाहे तो आप बुरी आदत अपनाइए या फिर अच्छी। बुरी आदत को दूर करने के लिए उसे इग्नोर ना करें, एडमिट करें कि वो आपकी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। बहुत से शराबी ज़िंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि वे मानते ही नहीं कि वे शराबी हैं। उन्हें शर्म आती है, ये मानने में पछतावा होता है और उनसे ईगो को ठेस पहुंचती है, और नतीजा ये कि वे कभी भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते। कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। जब आप इस पॉइंट पर आ जाएं, आपको अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी है तो खुद की पीठ थपथपा पाएं, क्योंकि आपने आधा किला फतेह कर लिया है। अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने की राह में पहला रोड़ा है आपका डर। इस डर को दूर करने के लिए आप वही कीजिए जिसे करने से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। एक बार एक लेडी ऑडिशन देने पहुंची। हालांकि अपने स्टेज फोबिया की वजह से वो 3 बार पहले फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज़ में जादू था, मगर उसे नेगेटिव ख्याल उसके सबकॉन्शियस पर जमे हुए थे, और इसलिए हर बार स्टेज पर जाने के ख्याल से वो डर जाती थी। उसने इसका जो इलाज निकाला वो बेमिसाल था। वो खुद को दिन में 3 बार कमरे में बंद कर लेती थी। एक चेयर पर बैठकर रिलैक्स होकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी। फिर वो खुद में दोहराया करती थी कि उसके पास गजब की आवाज़ है जिसकी बदौलत वो किसी का भी दिल जीत सकती है। वो खुद से 10 बार कहती थी उसे स्टेज पर जाने से डर लगता है। जिस दिन उसका ऑडिशन था उसके एक रात सोने से पहले उसने ये टेक्निकल दोहराई, और कमाल की बात यह है कि यह काम कर गई। वो ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर चढ़ी ही थी, बहुत ही खूबसूरती से गाया और लोगों पर अपनी आवाज़ का जादू चला दिया। चैप्टर 20, जवां दिल कैसे बने रहे हमेशा। लेखक के एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी थी क्योंकि वह 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उसके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन से 1st ग्रेड में जाने जैसा है। उसके लिए ज़िंदगी और विजडम की राह में एक और कदम रखने जैसा था। उसका सोचना कितना सही है। हमें उम्र को इसी तरह लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं है, बल्कि अनुभवों और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है, और यही मरते दम तक चलना चाहिए कि हम जिंदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। 65 से 95 साल की उम्र के
बहुत से साइंटिस्ट ने यही किया है। उन्होंने ज़िंदगी को भरपूर जिया, अनुभव लिया और बहुत कुछ सीखा। जिन्हें मरने से, बूढ़ा होने से डर लगता है, उनके अक्सर ऑर्गन फेल हो जाते हैं। वे उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना ही नहीं चाहते, इसलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनका सबकॉन्शियस में नेगेटिव विचार जमा होने लगता है, जो अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाते हैं। दोस्तों, यह बुक जोसेफ मर्फी ने लिखी है और इसे पब्लिश किया है अमेजिंग रीड्स ने, और इसका सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। हमारा इस समरी को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम लिसनर को मोटिवेट कर सकें यह बुक खरीदने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यह बुक आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इसको पूरा अच्छे से सुना, इसके लिए दिल से शुक्रिया।